Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Next, chapter number 2, residential status. Okay. See, before we actually start with the taxation of any person, rather, we have 5 heads. आपको कोई भी इनकम होगी तो that will be taxable under respective heads. Salary, house property, profit and gains of business, profession, capital gain, other sources. But before we start with 5 heads, आपको ये देखना होगा कि पर्टिकुलर पर्सन को इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी. हाउ द टैक्सेबिलिटी विल बी देयर. फॉर दैट वेरी रीजन वी नीड टू नो द स्टेटस ऑफ एनी पर्सन. स्टेटस मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस हमें देखना होगा. क्यों? क्योंकि आपका जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है सेक्शन 5, सेम वे सेक्शन 4 में हमने देखा था चार्जिंग सेक्शन. तो ये 4 और 5 में सेक्शन 5 स्पेसिफिकली फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जहां पे आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर पर्सन को ये इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी. दैट विल डिपेंड अपॉन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. So before we consider anything, we need to know the residential status. Okay, even in calculation of tax, resident individual age 60, basic exemption limit 250G की जगह क्या हो जाएगा 3 लाख. Okay, 80 or more resident person, senior citizen 80 or more, उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा 5 लाख. तो वहां पे भी उसका यूज है. और नॉट ओनली दैट, आगे आप देखोगे कई प्रोविजन पे लिखा होगा कि दिस इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट ओनली. 87 है रिबेट. ओके, तो इन डिडक्शन, इन एग्जेम्पशन, इन टैक्सेबिलिटी, सब जगह पे ये स्टेटस यूज होने वाला है. एंड दैट इज व्हाई दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप कि भाई पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन. ओके, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? सी टू इट. अभी देखिए यहां पे अगर आप देखोगे चैप्टर ओवरव्यू में, तो यहां पे ये 2 कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एक सेक्शन 5 दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और एक सेक्शन 6 डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. इस चैप्टर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं. एक, डिटरमाइन करना कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. इंडिविजुअल हो, एचओ हो. आगे हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, तो वो पर्सन की डेफिनेशन में कोई भी पर्सन, उसका हमें रेसिडेंशियल स्टेटस यहां पे चेक करना है कि पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट. ओके, तो अगर आप देखोगे इंडिविजुअल एचयूएफ, फॉर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, कंपनी एटसेट्रा, रिमेनिंग पर्सन. ओके, अगर यहां पे देखोगे तो इंडिविजुअल एचयूएफ में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और बाकी सारे पर्सन में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, 2 कैटेगरी है. बट थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो देयर. रेसिडेंट को हम 2 में डिवाइड करेंगे. एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आरओआर, एंड एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आरएनओआर. तो ये स्टेटस ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ है, एचयूएफ के लिए है. और क्यों ऐसा है इसका लॉजिक हम आगे देखेंगे, सो डू नॉट वरी फॉर द सेम. ओके, तो इंडिविजुअल एचयूएफ जो है पर्सन, उसमें हम क्या देखेंगे? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. रेसिडेंट में अगेन 2 कैटेगरी होगी. ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, एक बार आपने डिटरमाइन कर दिया कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर ये पर्सन रेसिडेंट है, रेसिडेंट में 2 कैटेगरी इंडिविजुअल एचयूएफ में, नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, तो इसको कितनी इनकम टैक्सेबल होगी. सेम वे अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो फिर उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी. तो दैट इज हाउ विल बी एबल टू चेक. अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओके, तो अगर आप यहां पे देखोगे रेसिडेंशियल स्टेटस, तो 1-2 बार अटेम्प्ट में स्किप किया है, बाकी देख लो लास्ट 3 अटेम्प्ट में 7, 4 एंड 6. और ये तो मैं जो काउंट कर रहा हूं 7, 4, 6, दैट इज एक्सक्लूडिंग एमसीक्यूज. एमसीक्यू में भी पूछते हैं. ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे कि एक क्वेश्चन तो इसका आया ही है, और ये ऐसा चैप्टर है ना, यू कैन स्कोर 100% मार्क्स, 100%.
प्रोवाइडेड यू शुड नो हाउ टू राइट द प्रोविजंस। ओके, से मैंने आपको पहले भी बोला है कि टैक्स में हम क्या करेंगे, जीएसटी मैंने आंसर के साथ ही आपको मटेरियल दिया है। टैक्स में हम क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर चैप्टर में, मतलब अभी 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक क्या है, अभी चैप्टर 1 में हमने क्या किया था, जितने भी एग्जांपल्स थे सब हमने क्लास वर्क पे किए थे, सारे के सारे एग्जांपल आपकी नोटबुक में है। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या होगा, काफी सारी थियरीज आपको लिखनी होगी, कंडीशन 1 लिखना है, 2 लिखना है। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया है, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। ज्यादातर क्या होगा कि यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछ लेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट जब ये 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे, यू नीड टू नो, सिर्फ आप टैक्सेबल बोल दो, नॉट टैक्सेबल बोल दो, उससे काम नहीं चलेगा। यू नीड टू गिव द प्रॉपर रीजनिंग फॉर द सेम, यू नीड टू राइट द प्रोविजन फॉर द सेम, तो वो आपको अच्छे से आ जाए। इसलिए अभी दिस चैप्टर ओनर्स हम क्या करने वाले हैं, एक कैटेगरी जिसमें मैंने क्या किया है कि प्रोविजन और उसके साथ इलस्ट्रेशन, प्रोविजन इलस्ट्रेशन, प्रोविजन इलस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, प्रोविजन क्लियर हो जाएगा, इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा, और उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी आंसर के साथ मैंने दिया हुआ। एक बार ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर होगा क्लास वर्क, अगर कोई चैप्टर में क्लास वर्क की रिक्वायरमेंट है तो। अभी लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इलस्ट्रेशन में ले लिए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो इलस्ट्रेशन, क्लास वर्क, होम असाइनमेंट, दैट विल बी 3 कैटेगरीज। कुछ चैप्टर में ऐसे होगा इलस्ट्रेशन एंड सीधा होम असाइनमेंट, नो नीड ऑफ क्लास वर्क, क्योंकि क्लास वर्क में हम क्या इलस्ट्रेशन तो करने वाले हैं, वो मैं सॉल्व होगा तो भी अनसॉल्व के हिसाब से करवा दूंगा आपको, ठीक है। 5 हेड्स में सब जगह पे वही होगा, 5 हेड्स में 3 कैटेगरी होगी, ठीक है। प्रोविजन, उसके नीचे इलस्ट्रेशन, प्रोविजन इलस्ट्रेशन, प्रोविजन इलस्ट्रेशन, देन क्लास वर्क। क्लास वर्क क्यों, होम असाइनमेंट क्यों, क्योंकि इलस्ट्रेशन में क्या होगा, आपके सामने आंसर होगा तो वो तो आ जाएगा। अभी अनसोल्व सम को कैसे सोल्व करना है वो भी आपको आना चाहिए, इसलिए क्लास वर्क में अनसोल्व, उसको हम यहां पे सोल्व करेंगे, जो आपकी बुक में लिखा होना चाहिए सब कुछ। ओके, और होम असाइनमेंट दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस, जिससे क्या होगा कि आप घर पे प्रैक्टिस करके आओगे, लास्ट वो हमारी जो सिस्टम है होम असाइनमेंट की वही कंटिन्यू। ओके, अकाउंट एंड कॉस्ट में होम असाइनमेंट पूरे चैप्टर का पूरा आप करके आओ, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, होम असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे बिफोर आवर चैप्टर वाइज एग्जाम। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ विल गो। टैक्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 सभी में ऐसा ही होगा, प्रोविजन, इलस्ट्रेशन, क्लास वर्क, होम असाइनमेंट। ओके, तो इससे क्या होगा, 3 बार आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्लास 6 में। कैसे? सबसे पहले हम प्रोविजन करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, एक बार हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, थियरी की हमने कर ली, प्रोविजन हमने कर लिया और साथ में इलस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर के साथ या चैप्टर खत्म होने के बाद क्लास वर्क में अनसोल्व सम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या प्रोविजन रिवाइज करके आना है। ओके, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, होम असाइनमेंट आप करोगे, वो हम यहाँ पे मतलब आप अपने हिसाब से करोगे, फिर मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको इंडिपेंडेंट सम कैसे करने हैं वो आ जाएगा। And then we'll have the exam and then we'll have the revision also. Okay, तो 3-4 बार तो आपका यही हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि टैक्स में क्या है, प्रोविजन इज वेरी मस्ट। और अभी क्या है, एक चैप्टर अभी कर रहे हो, आपको सब प्रोविजन याद है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो ये पुरानी प्रोविजन आप भूलते जाओगे, तो ये नहीं हो, इसलिए हम क्या रिविजन भी करेंगे और टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, जिससे वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई? अभी देखिए, मैंने आपको बेसिक में इसकी हिंट दी थी, 2 रूल के बारे में बताया था कि अगर हम किसी भी इनकम की टैक्सेबिलिटी की बात करें, टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी इनकम, बराबर है, गवर्नमेंट कोई भी हो, इंडिया हो या फॉरेन या कोई भी, ठीक है, सिंपल लॉजिकल रूल है कि किसी भी कंट्री को उसके रेसिडेंट पर्सन को अगर टैक्स लगाना है या कोई भी पर्सन को टैक्स लगाना है, तो टैक्स लगाने के लिए सिर्फ आपके पास 2 ही रूल है। ओके, बिफोर वी स्टडी विद दैट रूल, ओके, यहां पे मैंने आपको बोला है कि एक तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 6 में डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, एंड सेक्शन 5 में हम करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम।
सेक्शन याद रखनी कंपलसरी है क्या, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जो भी हॉट फेवरेट सेक्शन है इसमें मैं बोलूंगा यस इट इज मस्ट। मस्ट क्यों, क्योंकि हमें 60 मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होना, ठीक है, वी वांट मोर एंड फॉर दैट वेरी रीजन टू स्कोर द यू कैन से ग्रेट मार्क्स यू नीड टू हैव द सेक्शंस। ओके, सेक्शन मेंशन करनी होगी। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपको सेक्शन क्लियरली नहीं आता है डोंट राइट द रॉन्ग सेक्शंस। अगर आपको सेक्शन क्लियरली पता है देन यू कैन राइट इन रिस्पेक्टिव यू कैन से आंसर। गलत मत लिखना, श्योर है तो लिखना, वरना आप एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट करके लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां पे मैंने पहले भी बोला है विल टॉक इन सेक्शंस, तो क्या होगा कि आपको सेक्शन ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। सो डू नॉट वरी फॉर द सेम। तो सेक्शन 6 में हम डिटरमाइन करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 5 में विल गो फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अभी टैक्सेबिलिटी के लिए कोई भी पर्सन को अगर आपको टैक्सेबल करना है, ओके, कोई भी पर्सन हो, चाहे किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन को टैक्सेबल करना हो, तो मैंने आपको पहले भी बोला 2 रूल है। एक है रेसिडेंस रूल, इसके बारे में आपको मॉड्यूल में कहीं पे नहीं दिया है क्योंकि ये हायर लेवल का फंडा है, ये बेस है। ओके, जो इंटेंशन है ना वो वहां से आया है, लाइक कोई भी लॉ मेकिंग का इंटेंशन है इसमें टैक्स, ये जो 2 रूल है वो इटसेल्फ है, बट इंटर लेवल पे आपको समझा नहीं रहे, ठीक है। आगे जाके फाइनल में जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA आएगा तब आपको ये सब जो मैं अभी बता रहा हूं वो डिटेल में वहां पे लॉजिक के साथ आप पढ़ोगे, बट उसका लॉजिक मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और दूसरा है सोर्स रूल। सिंपल है क्या, अगर अभी देखिए वाई टैक्स हमने बेसिक में शुरू में ही देखा था कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, वाई, गवर्नमेंट को टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। अरे गवर्नमेंट का पैसा कहां से आएगा, टैक्स नहीं लेंगे तो। आपको इतनी सारी फैसिलिटीज फ्री में दे रहे हैं, रोड, डैम, ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब आपको दे रहे हैं, मतलब सभी के लिए ओपन है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट के पास वो सब बनाने के लिए पैसा आएगा कहां से, टैक्स से। अभी यूज कौन कर रहा है उसको, हम सब कर रहे हैं। हम सब मतलब क्या, रेसिडेंट। अब आप बोलोगे आपका स्टेटस, हम कभी स्टेटस तो कैलकुलेट करते नहीं, कैसे करोगे, कहीं बाहर गए इंडिया के बाहर, नहीं। तो आपका स्टेटस क्या होगा, ROR, सिंपल। हमें स्टेटस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो यहीं पे हो। एंड वी आर यूजिंग द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज मुफ्त में यूज किए जा रहे हो, ओके। तो यहां पे टैक्स तो बनता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, यू आर रेसिडेंट, यू आर रेसिडेंट ऑफ इंडियन, ओके, इंडियन रेसिडेंट है आप, तो आपको हम जितनी भी फैसिलिटीज दे रहे हैं तो सब आप यूज कर रहे हो ना, ऑब्वियसली। तो फिर आपकी कोई भी इनकम हो, आपको क्या करना है, इंडिया में टैक्स भरना है। आपकी कोई भी इनकम हो, आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट, मतलब आपको टैक्सेबल, सारी की सारी इनकम। आप बोलोगे मेरा तो यूएस में फैक्ट्री है, वहां से मैंने ऑन किया, रेसिडेंट कहां की, इंडिया, टैक्स पे करो। मतलब क्या होगा, रेसिडेंस रूल में कोई भी पर्सन का स्टेटस, तो यहां पे हम क्या करेंगे डिटरमाइन कि इसका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट या तो फिर नॉन रेसिडेंट, ओके। और अगर आप रेसिडेंट हो, ठीक है, तो आपकी तो सारी इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। अगेन रेसिडेंट में भी हम क्या कैटेगरी करेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। तो यहां पे RNOR, NROR, दिस इज हाउ विल कैटेगराइज। बट वो कैटेगरी की तो बात में है, बट यहां पे अकॉर्डिंग टू सोर्स रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू रेसिडेंस रूल क्या है, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल। अभी ग्लोबल नहीं, अभी एक और वर्ड, यूनिवर्सल इनकम टैक्सेबल, क्योंकि आप लोग मून पे जाके कुछ ऑन किया, ओके, तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल। ग्लोबल नहीं, यूनिवर्सल इनकम यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी, ओके। आप कहीं से भी, बिकॉज यू आर नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया, ओके। आप सब फैसिलिटीज यूज कर ले हो मुफ्त में इंडिया की, तो आपसे टैक्स लेंगे ना। आप कहीं से भी ऑन करके आओ, आप पे
इंडियन गवर्नमेंट विल चार्ज द टैक्स। तो रही बात जो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, हाँ, तो जो नॉन रेसिडेंट है विच इज नॉट नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया, सर नॉन रेसिडेंट मतलब क्या, तो आ गया है कैटेगरी में, कितने दिनों आप इंडिया में स्टे कर रहे हो, अकॉर्डिंगली विल चेक इट। बट यहाँ पे नॉर्मली अगर आप क्राइटेरिया देखें तो पर्सन इज नॉट नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया, सो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स करना मतलब वो तो चीटिंग है, ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट वे, क्योंकि पर्सन फॉरेन में रह रहा है, यहां पे इंडिया में नहीं रहे, रेसिडेंट नहीं है, तो फिर उसको तो आप टैक्स नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा रूल क्या है, सोर्स रूल। सोर्स रूल मतलब आपका स्टेटस कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स क्या है, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, देन इट विल बी टैक्सेबल, देन इट विल बी टैक्सेबल। फिर यहां पे हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं करेंगे, मतलब आप आरओआर हो, एनआर हो, कोई भी हो, इंडिया में आके आप अर्न करके ले जा रहे हो और हम आपको ऐसे ले जाने देंगे क्या, टैक्स लिए बिना? नहीं। अभी कोई पर्सन यूएस में है, यूएस में बैठे बैठे इंडिया में कुछ अर्न कर रहे हैं, तो अभी आप कहीं पे भी हो, मतलब वो बोल रहा है मैं कभी इंडिया आया ही नहीं, आपने अर्न किया ना इंडिया में से, इंडिया में से अर्न किया ना, इंडियन सोर्स तो हुआ ना, मतलब आप यहां से इनकम लेके जाओगे, हम टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोई भी कंट्री, नॉट ओनली इंडिया, कोई भी कंट्री जो है वो दो ये जो रूल है उसके हिसाब से टैक्स कर सकते, या तो आप हमारे रेसिडेंट हो इसीलिए हम आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स ले रहे हैं, और दूसरा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया है, इंडियन सोर्सेज से आप अर्न कर रहे हो। इंडियन सोर्सेज मतलब बोले तो इंडिया में बिजनेस है, इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है, इंडिया में आपका हाउस है, रेंट पे दिया, इंडियन कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और आपको डिविडेंड मिला। आर यू गेटिंग इट? तो ये सब इंडियन सोर्स ही हुए ना, आप इन्वेस्ट इंडिया में कर रहे हो, आपको बैठे बैठे फॉरेन में ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सब कुछ, बट इन्वेस्ट कहां पे किया आपने? इंडिया में, मतलब आपका सोर्स कहां का हुआ? इंडियन सोर्स, एंड इट विल बी टैक्सेबल टू यू। तो या तो सोर्स इंडिया का होना चाहिए या तो रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए। ये दो रूल समझ में आए? किसी भी पर्सन को आप इनकम टैक्स चार्ज करोगे, ये दो रूल से ही टैक्स चार्ज कर सकते हो, सिंपल है, या तो वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए या तो उसका सोर्स इंडिया का होना चाहिए। और एक बार वो आरओआर है तो आपको सोर्स देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अगर आप आरओआर हो तो फिर आपका इंडियन सोर्स क्या, फॉरेन सोर्स क्या, आपके लिए तो सभी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके, चलिए, तो ये जो है टैक्सेबिलिटी वो सेक्शन 5 में आएगा, बट राइट नाउ दैट इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, क्योंकि मैंने आपको बोला ये चैप्टर मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तो पहले सेक्शन 6 करेंगे, बाद में सेक्शन 5 करेंगे। ओके, क्योंकि सेक्शन 6 में हम स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। अभी आपको बोलेंगे कि टैक्सेबल है कि नहीं बताओ, तो पहले आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? ये कौन है पर्सन? रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, आरओआर है, आरएनओआर है, क्या है? बोलेंगे पहले चेक तो करो, फिर बाद में चेक करते हैं कि इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। तो सेक्शन 5 इज डिपेंडिंग अपॉन सेक्शन 6, किसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, तो इसलिए हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। आर यू गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड दिस चैप्टर? सिर्फ मगअप नहीं करना, ये कंडीशन है चलो मगअप कर लो। जितना आप लॉजिकली जाओगे ना टैक्स में, उतना आपको मजा आएगा। हाँ, टाइम लगेगा लॉजिक को समझने में, बट एक बार वो लॉजिक समझ में आ गया ना, आपको कहीं से भी घुमा फिरा के भी पूछेंगे ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वंस यू गो बाय लॉजिक। ओके, तो इसीलिए रेसिडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। ये मैंने आपको ये समझाया कि व्हाई दिस चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस इज। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच असेसमेंट ईयर। हाँ, एवरी ईयर चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस की जो कंडीशन है उसमें बोल रहे हैं कि भी प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिनों तक थे, तो एवरी ईयर यू नीड टू चेक, एवरी ईयर यू नीड टू चेक। ओके,
तो चेक किसका करना पड़ेगा? जो टू फ्रो हो रहा है। हम तो यहीं पे, हमारा स्टेटस देखो 365 डेज यहीं पे, ओके, बाय बर्थ यहीं पे, कहीं पे गए आप फॉरेन गए बस 4-5 दिन में आ गए, तो देन ऑब्वियसली दैट इज रेसिडेंट, ओके, ऑर्डिनरी। बट यहाँ पे आपको इतना सिंपल तो नहीं पूछने वाले, तो यहाँ पे टू फ्रो, फिर इंडिया में इतने दिन है, लास्ट 10 years में ये हुआ वो हुआ, ये करके पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब कैटेगरी है और चैप्टर सेक्शन 6 हम यहाँ पे देखेंगे। बिफोर वी गो फॉर दैट थिंग, चलिए तो यहाँ पे हम कंडीशन देख लेते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस की ये कंडीशन क्या है, ओके। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए फ्यू पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ओके। पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस हम एवरी ईयर चेक करेंगे, ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर फॉर अस इज 22-23, assessment year for us is 23-24. To determine the residential status of assessment year 23-24, we need to check कि previous year 22-23 मतलब कि 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक आप इंडिया में कितने दिन स्टे किया, ओके। तो एवरी ईयर यू विल चेक, एवरी ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर है असेसमेंट ईयर 24-25, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में चेक करो आप कितने दिन इंडिया में थे। तो एवरी ईयर फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एवरी ईयर, ओके। नेक्स्ट, ये जो स्टेटस कर रहे हैं, ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस, वो है पर्सन वाइज, नॉट हेड और सोर्स वाइज। क्यों? अभी ये जो हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? पर्सन का कर रहे हैं। मतलब अभी मान लीजिए कि मैं रेसिडेंट हूं एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो ये जो रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, पर्सन रेसिडेंट होता है। अभी मान लीजिए आप पार्टनरशिप फॉर्म, अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हो तो आप सारी इनकम, सारे सोर्सेज के लिए रेसिडेंट हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक इनकम के लिए आप रेसिडेंट हो, दूसरी इनकम के लिए नॉन रेसिडेंट। इनकम वाइज नहीं करते। इन्होंने बिजनेस अभी शुरू किया तो बिजनेस के लिए नॉन रेसिडेंट, अभी सैलरी तो कब से कर रहे थे, हाँ, तो उसके लिए रेसिडेंट। ऐसा नहीं होगा कभी। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? पर्सन वाइज, समझ रहे हो? मतलब अगर आप एक बिजनेस के लिए रेसिडेंट हो, एक सोर्स के लिए रेसिडेंट हो, ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस रेसिडेंट हो गया, ओके। ये आगे 6.5 सेक्शन 6.5 आगे मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर, ओके। हाँ, मतलब इसका ही एक्सटेंशन है, सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। सेम वे यहां पे भी है कि प्रीवियस ईयर में आपका स्टेटस ROR एंड NR दोनों नहीं हो सकता, ओके, एक ही स्टेटस होगा। हाँ, बट अलग अलग कंट्री में आपका अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। ये भी हो सकता है आप दो कंट्री में रेसिडेंट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए यहां पे कंडीशन क्या है कि अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया में हैं, फर्स्ट फॉरमोस्ट बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर इंडिया में। मान लीजिए आप एक्जैक्टली 182 डेज इंडिया में हैं, मतलब 183 डेज आउटसाइड इंडिया हो गए। अभी उस कंट्री में भी कोई ऐसा रूल हो कि आप वो कंट्री में 182 डेज और मोर है और वहां पे रेसिडेंट हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है, आप वो कंट्री में भी रेसिडेंट, इस कंट्री में भी रेसिडेंट। इंडिया बोल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं आप अदर कंट्री में रेसिडेंट हो या नहीं हो, हमें तो ये चेक करना है इंडिया में रेसिडेंट हो कि नहीं है, बस, ओके। तो इट मे हैपन कि यू मे बी हैविंग रेसिडेंट इन मोर देन वन कंट्री। और एक बात ये भी समझ लेना, सिटीजनशिप का और रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना नहीं। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई मेरा जो रेसिडेंशियल सिटीजनशिप है, आई एम इंडियन सिटीजन, ओके, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट, यू कैन से, कंसेप्ट। हाँ, उसका यूज यहां पे आएगा कि आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप फॉरेन सिटीजन हो तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट आप इंडियन सिटीजन हो इसलिए आप इंडियन रेसिडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से तो अक्षय कुमार नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, ओके, क्योंकि उसकी पास कैनेडियन सिटीजनशिप। तो ऐसा नहीं है कुछ, सिटीजनशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
वो आगे आएगा सिटीजनशिप यहां पे कैसे यूज करेंगे हम। ओके, एनी डाउट? हाँ, 122 માં આપણે 182 થી વધારે થઈ ગયું તો આ યર માટે આપણે प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब वो भूल जाओ। इनकम टैक्स में जब हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23। नो 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 नो, प्रीवियस ईयर करंट ईयर मतलब करंट ईयर में ही देखना है। टैक्स आप कंप्लीट होने के बाद ही टैक्स भरोगे ना, तो टैक्स आप रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों देख करते हो कि वेदर पर्टिकुलर इनकम विल बी टैक्सेबल टू मी और नॉट। ओके, तो वो टैक्सेबल कब करोगे आप? ईयर खत्म होने के बाद। ईयर खत्म होने के बाद तो स्टेटस पता चल जाएगा आपको। दैट इज व्हाट करंट ईयर का स्टेटस हम करंट ईयर में ही देखेंगे। मतलब 22-23 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट 23-24 है हमारे लिए। अभी आप बोल रहे हैं 31 मार्च 23 तो आया नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा करंट ईयर में हम रेसिडेंट है कि नहीं? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? नो प्रॉब्लम, अभी नहीं पता चलेगा। 31 मार्च 23 के बाद तो पता चल जाएगा ना, और आपको तो रिटर्न उसके बाद ही फाइल करना है। इज इट क्लियर? और वन मोर थिंग, वैसे भी आप अक्टूबर नवंबर तक इंडिया में हैं, तो आपका हाफ ईयर तो इंडिया में हो गया, तो आप ऑटोमेटिक रेसिडेंट हो ही जाओगे। हाँ, उसके लिए डिफरेंट होगा कि जो 2 प्रो हो रहा है, मतलब कुछ दिन इंडिया में है, फिर फॉरेन है, इंडिया है, फॉरेन है, तब उसका स्टेटस आपको डे वाइज प्रिसाइसली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, बट एनीवे हमें टैक्स कब भरना है? ईयर खत्म होने के बाद। तो तब ईयर खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा आपका स्टेटस क्या है। नेक्स्ट, तो अभी हमें ये चेक करना है कि रेसिडेंट स्टेटस। अभी देखिए हर एक पर्सन के लिए ये हम कंडीशन देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल, एक्यूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी सब में कैसा है। तो सेक्शन 6 जो पूरी सेक्शन है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए है। उसमें जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं सेक्शन 6(1), जिसमें आपको बेसिक कंडीशन दिया है, और वो बेसिक कंडीशन क्या है? सी टू इट। सबसे पहले फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि पर्सन शुड, इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी यहां पे ईयर पे खास फोकस करना, डेज और ईयर्स दोनों याद रखना है आपको, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर। हमारा अभी प्रीवियस ईयर क्या है? आपको बोलेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो। किस ईयर का डिटरमाइन करना है हमें? असेसमेंट ईयर 23-24। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 22-23। मतलब हमें चेक क्या करना है? 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक टोटल 365 डेज, उसमें से आप कितने दिन इंडिया में थे। अगर आप अभी देखिए कंडीशन कैसे रखी है, 365 का हाफ क्या हुआ? 182.5। तो उन्होंने बोल दिया ओके 182 डेज और मोर इंडिया में हो आप। हाँ, मतलब आप हाफ ईयर इंडिया में हो ना। हाँ, मतलब आप तो रेसिडेंट हो गए, क्योंकि आप, अगेन लॉजिक क्या था टैक्स चार्ज करने का? लॉजिक क्या था कि नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया यू आर यूजिंग ऑल द फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, मुफ्त में सब ले रहे हो, ठीक है? तो आधा साल भी आप इंडिया में हो ना, मतलब आप रेसिडेंट हो गए। ओके, एंड वंस अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया, उसकी क्या हो गई? ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में हो, हाँ, यस यस, ओके, देन इट्स डन, रेसिडेंट। सर बट 2 कंडीशन होती है, ऐसा कुछ सुना था? हाँ, तो यहां पे पहले ये चेक करो कि क्या 182 डेज और मोर इंडिया में हो। यस, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे ही आप 182 डेज और मोर इंडिया में हो गए, नो एक्सेप्शन, आप ऑलवेज रेसिडेंट हो जाओगे। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आरओआर आने के लिए देखेंगे, बट यहां पे सेकेंड कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार आपको किसी ने बोल दिया कि आपका प्रीवियस ईयर का स्टे इन इंडिया 182 और मोर है, रेसिडेंट, ब्लाइंडली यू कैन से रेसिडेंट। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जो आपको चेक करनी है कि क्या प्रीवियस ईयर में पर्सन का स्टे इंडिया में 182 और मोर है कि नहीं है। हाँ, रेसिडेंट। बट अगर बोलोगे ना,
ओके, हाँ तो रेसिडेंट, ना तो क्या होगा, फिर आपको सेकेंड कंडीशन चेक करनी होगी, क्योंकि यहां पे जो मैं कंडीशन आपको दे रहा हूं 6(1) में जो आपको प्रोविजन दी है कंडीशन, सेक्शन 6(1) 2 कंडीशन दी है, और ऐसा बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 कंडीशन यू नीड टू सेटिस्फाई टू बिकम अ रेसिडेंट, एटलीस्ट 1, मतलब 2 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लो रेसिडेंट। तो पहले हमने क्या चेक की, फर्स्ट कंडीशन, अगर फर्स्ट में यस आ गया तो सेकेंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में ही यस है तो मतलब रेसिडेंट हो गया। बट अगर फर्स्ट में नो है, मान लीजिए अभी आपको बोला गया कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है 185 डेज, तो फिर तो ये रेसिडेंट हो गया। ओके, अभी मान लीजिए 22-23 में सिर्फ 100 डेज है, तो फिर यहां पे फर्स्ट कंडीशन में आ गया नो, 182 और मोर नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। फर्स्ट, इसको बेसिक कंडीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेस है कि जिससे आपको पता चलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस आर है कि नॉन एनआर है, ठीक है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ये आपको ये बेसिक कंडीशन से पता चलेगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन। अगर नो आया फर्स्ट में तो सेकंड में चेक करोगे। अभी सेकंड में 2 इटसेल्फ कंडीशन चेक करनी, फर्स्ट में तो इटसेल्फ एक ही कंडीशन थी, सेकंड में कंडीशन ये चेक करनी है कि चलो नो प्रॉब्लम, आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर नहीं है, तो क्या प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर है? यस। 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में है? यस। प्लस यहां पे एंड मतलब प्लस, अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के बीच में लिखा है और 1 और 2, 1 और 2, मतलब आइदर 1 सेटिस्फाई करो और 2 करो। 2 इटसेल्फ में स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज इन और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड मतलब प्लस, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 preceding years immediately preceding the previous year। का मतलब क्या हुआ, फिर से पढ़ता हूं। ओके, प्रीवियस ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? 60 डेज और मोर, एंड 365 डेज इन 4 years immediately preceding the previous year, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 उसमें आपका कितना स्टे होना चाहिए? 60 और मोर, उसके साथ एंड प्रीवियस ईयर के 4 साल पहले, मतलब 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, ये 4 साल का टोटल स्टे 365 डेज और मोर होना चाहिए। और अगर यहां पे दोनों जगह पे यस आया, यहां पे भी यस, यहां पे भी यस, तो ये ऑटोमेटिकली ओवरऑल ये कंडीशन फुलफिल हो गई। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? पहले 2 कंडीशन क्लियर हुई। फर्स्ट कंडीशन, प्रीवियस ईयर में कितना स्टे होना चाहिए? 182 डेज और मोर। अगर वो 182 डेज और मोर हो गया तो सेकेंड कंडीशन को चेक ही नहीं करना है। क्यों? अभी एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है दोनों में से। नहीं, ऐसा नहीं, दूसरी चेक करते हैं, दोनों फुलफिल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, रेसिडेंट, स्टेटस चेक करना है, रेसिडेंट, दैट्स इट। अगर फर्स्ट फुलफिल नहीं हो रही है तो चेक करना है। इसका मतलब अभी इसका थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं। ओके, क्या 182 और मोर ब्लाइंडली रेसिडेंट, बिलो 60 ब्लाइंडली नॉन रेसिडेंट। क्यों? मान लीजिए कोई 50 डेज के लिए इंडिया में है, 50 डेज ओनली, 182 और मोर नो, 60 और मोर नो, दैट्स इट। आगे 365 चेक ही नहीं करना है, क्योंकि यहां पे दोनों के दोनों यस आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका इंडिया में स्टे 59 और लेस है, मतलब लेस देन 60 है, तो नॉन रेसिडेंट, और आपका स्टे 182 और मोर है तो रेसिडेंट। मतलब चेक कब करना है? 60 to 181, 60 to 181 पे चेक करो सेकेंड कंडीशन, दैट्स इट।
समझ में आ रहा है क्या? 182 और मोर हुआ तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, रेसिडेंट। लेस देन 60 हुआ तो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो पर्सन हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। अगर 60 to 181 है, हाँ, फिर हमें सेकेंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और तब आपको क्या देखना होगा कि जो प्रीवियस ईयर है उसके पहले के जो 4 साल है उसमें स्टे कितना है, 365 डेज। और यहां पे कहीं पे बोल दिया ऐसा कि आप करंट ईयर में पहली बार इंडिया आए हो और स्टेट 100 डेज के लिए आए हो, पहली बार, दैट्स इट। अगले 4 साल कभी इंडिया आए नहीं थे। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करो और सेकेंड की दोनों कंडीशन फुलफिल करो। ओके, ओवरऑल फर्स्ट, ओवरऑल सेकेंड दोनों फुलफिल ना हो तो नॉन रेसिडेंट। अभी के लिए आपको सिर्फ ये 2 कंडीशन समझ में आई, आगे भी हैं बट हम ग्रेजुअल मैनर में जाएंगे। कंसेप्ट प्रैक्टिकल, कंसेप्ट प्रैक्टिकल। ओके, इतना क्लियर है? ओके, शैल बी गो अहेड देन। चलिए, तो यहां पे हमने जो स्टेटस देखा था, हाँ, तो यहां पे देख लीजिए बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1). अभी मटेरियल में क्या दिया हुआ है वो एक बार देख लो। कंडीशन 1 इज इन इंडियन प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, सेक्शन 6(1) क्लोज ए। और यहां पे क्या वर्ड लिखा है, और मतलब क्या है, आइदर और, एट लिस्ट वन, या तो आप कंडीशन 1 सेटिस्फाई करो या कंडीशन 2 सेटिस्फाई करो। सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है, इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब 22-23 में इंडिया में 60 डेज और मोर होना चाहिए। एंड यहां पे क्या है, एंड फॉर 365 डेज और मोर इन 4 years immediately preceding the relevant previous year। ओके, तो इमीडिएटली प्रेसिडिंग देखना है, मतलब 22-23 का इमीडिएट 4 years प्रेसिडिंग जाओ। मैंने पहले भी बोला था प्रीवियस ईयर बोले तो करंट ईयर इन इनकम टैक्स टर्मिनोलॉजी। जब मुझे कभी भी ऐसा बोलना हो कि इससे पहले का ईयर, तो अब वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रेसिडिंग, और वही यहां पे यूज कर रहे हैं, देख लीजिए। तो जब प्रीवियस ईयर बोले कहीं पे भी, तो वहां पे एक्चुअली प्रीवियस है। इनकम टैक्स में प्रीवियस बोले तो करंट है। ओके, इतना क्लियर है? अभी के लिए सिर्फ 2 कंडीशन, यहां पे कुछ एक्सेप्शन भी है बट वो अभी के लिए नहीं है, इंस्टॉलमेंट में लर्न करेंगे, ठीक है? ये पूरी प्रोविजन आपको इंस्टॉलमेंट में लर्न करनी पड़ेगी, फिर बाद में जाके हम सब ओवरऑल कंपेयर करेंगे। तो अभी के लिए 2 कंडीशन क्लियर है? ओके, इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन 1, एज आई सेड, यहां पे मैंने काफी सारे इलस्ट्रेशन, कैसे आपको आंसर देना है उसके हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है? ओके, सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, अभी आपको बोल दिया फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, कभी आए नहीं, मतलब 22-23 से पहले उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं इंडिया में। ओके, तो फिर तो यहां पे हमें क्या करना है, ही स्टेड इंडिया फॉर 50 डेज, नॉन रेसिडेंट, अभी बोल दिया, समझ में आ गया, नॉन रेसिडेंट। क्यों? फर्स्ट कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, सेकंड तो होगी नहीं। फर्स्ट टाइम जब इंडिया आओगे ना, तब तो सेकंड देखनी नहीं है। क्यों? फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हो, पिछले 4 सालों में तो आपका टोटल 0 ही होगा। अब यहाँ पे 60 भी बोल देना, इसका मतलब क्या, फर्स्ट ईयर आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 182 और मोर है तो फिर रेसिडेंट, वरना नॉन रेसिडेंट, सिंपल है। 183 days resident, since Sam reside India 183 days, he satisfy one of the basic condition given in section 6(1), one of the basic condition, therefore resident in India। यहाँ पे लिखा है नॉन रेसिडेंट, सर इसमें स्टेटस आता है RNOR ROR, अभी ये बात की बात है, ठीक है? अभी पहले एक ही बेसिक कंडीशन, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6) बाद में देखेंगे। और 153 डेज है, अभी देखिए 153 है, फर्स्ट कंडीशन नॉट फुलफिल, सेकंड हो सकती थी बट 60 और मोर है, बट प्रीवियस 4 years में उसका टोटल 0 है, तो फिर डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, दस रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। और देखिए 153 में होगा क्या,
दो ही रिसाइड फॉर मोर देन 60 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, क्योंकि सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर इन 4 year इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। समझो, ये सब टर्मिनोलॉजी एज इट इज आनी चाहिए जब आपको डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछे। एमसीक्यू ठीक है, आपने टिक कर दिया, हो गया ओके, बट यहां पे जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तब ये सब टर्मिनोलॉजी एज इट इज होनी चाहिए। 4 years immediately preceding the previous year। ओके, क्लियर इतना? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2, राम इंडियन सिटीजन। ओके, यहां पे लेफ्ट इंडिया की कंडीशन दे रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं, अभी एक्सेप्शन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ, ठीक है। ये 2 जो है उसमें एक एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन अभी मैंने नहीं करवाया, ठीक है। 3rd पे आ जाओ। एंडी ब्रिटिश नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 1819, और 1819 से अगर आप देखोगे उसका स्टे कितना है, 55, 60, 80, 160, और करंट ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर में कितना है, 70। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। सो सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, करंट प्रीवियस ईयर जो हमारा है दैट इज 22-23, उसमें कितना स्टे है, तो बोले 22-23 में हमारा स्टे है 70 डेज। कंडीशन नंबर 1 182 डेज और मोर, नो। कंडीशन नंबर 2 60 डेज और मोर, हाँ। तो अभी चेक करेंगे, एंड प्रीसीडिंग ईयर जो है उसमें 160, 80, 60, 55, टोटल हुआ 355, नो। तो अभी इसका स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। आर यू गेटिंग इट? इसका स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। आर यू गेटिंग दिस? ओके, इतना क्लियर है? चलिए अभी एक एज इट इज आप बोल दीजिए, एबीडी। एबीडी पता कौन है? हाँ, अभी तो रिटायरमेंट ले लिया। एबीडी कम्स टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर फॉर आईपीएल, उसका स्टेटस क्या होगा, 100 days एवरी ईयर वो आता है, आईपीएल के लिए आता है इंडिया में एवरी ईयर। रेसिडेंट क्यों, 100 days एवरी ईयर, 100 days एवरी ईयर आता है। प्रीवियस ईयर में 100, 182 और मोर, नो। 60 और मोर, यस। और 4 ईयर में 400 आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ये 2 कंडीशन क्लियर है, उसमें कोई डाउट? क्रिकेटर कोई भी ले लो, आपको जो पता है वो ले लो। ओके, चलिए इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, कंटिन्यू कर रहे लेक्चर? नहीं, his love towards the GST, we can say his love towards the GST का लेक्चर शुरू करने की इतनी जल्दी है। ओके, नेक्स्ट। ओके, इसमें इरेजर डिफरेंट वे से वर्क करता है। ओके, चलो अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस, ओके, तो फिर प्रेसिडेंट। बट अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आगे देखेंगे, बट वो नहीं है उसके बारे में आगे देखेंगे। बट मान लीजिए सेकेंड कंडीशन या फिर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो आपको यहां पे देखना होगा
सेक्शन 6(6) की एडिशनल कंडीशन। ये है सेक्शन 6(1). 6(1) में बेसिक कंडीशन दिया है, सेक्शन 6(6) में एडिशनल। तो सर 6(2), 3, 4 वो आगे दूसरे का स्टेटस भी है, मतलब कंपनी का स्टेटस 6(3) में है, फॉर्म एओपीपीओ का 6(2) में, लाइक दैट। ओके, तो 6(6) में एडिशनल कंडीशन। अभी देखिए एडिशनल कंडीशन जो है वो दो तरह से आप मतलब दो वे से प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एक स्ट्रेट वे, एक रिवर्स वे। अभी मॉड्यूल में क्या है, रिवर्स वे दिया है। ओके, बट मतलब सीए मॉड्यूल में रिवर्स वे दिया है, सीएमए मॉड्यूल में स्ट्रेट दिया है, सीएमए में स्ट्रेट दिया है, और मेरी भी मेथड स्ट्रेट ही है। जो सीएमए मॉड्यूल में दिया है वो है, सीए के मॉड्यूल में दिया वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है एडिशनल कंडीशन के लिए। ठीक है, तो 6(6) में क्या देखना है, अभी एक बात समझ लेना, क्या ये जो आप एडिशनल कंडीशन देखोगे, पहले तो ये एडिशनल कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ROR RNOR के लिए। अभी ROR RNOR कहां पे आएंगे, ओनली फॉर इंडिविजुअल HF, और ये अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये हम तभी चेक करेंगे अगर पर्सन का स्टेटस क्या हुआ, रेसिडेंट, क्योंकि अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट की तो कोई कैटेगरी नहीं है, नॉन रेसिडेंट की तो कोई कैटेगरी नहीं है, तो फिर उसमें आपको ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इतना क्लियर है? तो ये हम एडिशनल कंडीशन कब चेक करेंगे, एक बार आपने प्रीवियस ईयर 22-23 का स्टेटस डिटरमाइन कर लिया कि भाई हाँ रेसिडेंट है, तब जाके हम चेक करेंगे कि ये एडिशनल कंडीशन समझ में आ रहा है। मतलब अगर स्टेटस दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ना ही बेसिक कंडीशन 1 ना ही बेसिक कंडीशन 2, तो फिर तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका स्टेटस क्या है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट में थोड़ी कैटेगरी आती है। ओके, तो अभी या तो आपने 1 कंडीशन सेटिस्फाई की, या तो आपने 2nd कंडीशन सेटिस्फाई किया, दोनों कर दी, मतलब आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंट। जब आपका स्टेटस रेसिडेंट हुआ तो हम चेक करेंगे अभी उसका स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ROR है कि RNOR है। क्यों, उस पे भी टैक्सेबिलिटी का फर्क पड़ेगा। यस, और वो हम सेक्शन 5 में देखेंगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। तो यहां पे वो दो एडिशनल कंडीशन। एक बात समझना, जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे थे ना, तब हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर, क्योंकि स्टेटस हम किसका डिटरमाइन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का। तो हमने बेसिक कंडीशन में क्या देखा, 182 और मोर इन प्रीवियस ईयर। बेसिक कंडीशन 2 में क्या देखा, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। फिर तो 4 साल आगे का, वो ठीक है। बट जब हम एडिशनल कंडीशन में आएंगे, प्रीवियस ईयर को भूल जाओ। क्यों, मतलब प्रीवियस ईयर तो हो गया ना, उसका कुछ चेक नहीं करने की जरूरत नहीं है, उसके पहले का देखेंगे, मतलब प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पे 6(6) में दोनों कंडीशन देखेंगे, वो प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में देखेंगे। कितने साल, वो इस कंडीशन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है। दूसरी बात, ये डिफरेंस समझा रहा हूं, बेसिक एडिशनल में क्या डिफरेंस है। ओके, क्योंकि यहां पे काफी जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर आपने वो ठीक से समझा नहीं तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन में हमने क्या देखा था, 1 और 2, आइदर और, जबकि एडिशनल कंडीशन में बोथ। क्योंकि एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2, यहां पे लिखा है प्लस या फिर एंड। इसका मतलब अगर आपने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की तो आपका स्टेटस हो जाएगा ROR, दोनों। ओके, बोथ में यस है, बोथ में यस है तो ROR। अगर किसी एक में यस है, एक में नो है, या दोनों में नो है, ओके, तो फिर RNOR। समझ रहे हो? तो ये दो कंडीशन है क्या। नंबर 1, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। अभी जब बोलेंगे 10 प्रीवियस ईयर, मतलब कहां से शुरू करना है हमें, 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि एडिशनल कंडीशन में प्रीवियस ईयर को देखना ही नहीं है। एडिशनल कंडीशन में प्रीवियस ईयर 22-23 को देखना ही नहीं। 22-23 में तो रेसिडेंट हो गए,
अभी 22-23 से पहले के 10 इयर्स, उसमें 2 बार भी रेसिडेंट हो गए, कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब क्या? मतलब ये समझो, एक बार आपने रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया, रेसिडेंट हो गए, ओके, तो यहां पे एडिशनल कंडीशन के लिए क्या होगा समझो। मतलब पहले हम क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन देखेंगे। बेसिक कंडीशन नंबर 1 जिसमें लिखा है 182 डेज और मोर, बराबर है। और सेकेंड बेसिक कंडीशन जिसमें हम क्या चेक करेंगे, 60 डेज और मोर। तो ये दोनों जो है वो कब करेंगे चेक, 22-23 प्रीवियस ईयर, 22-23 प्रीवियस ईयर। इसके साथ है एंड इसके अंदर ही 365 डेज और मोर इन 4 years preceding the previous years। ओके, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहां पे हम प्रीवियस ईयर 2021 1920 एंड 18-19, ये 4 साल का टोटल देखेंगे। अगर वहां पे 365 डेज और मोर हुआ तो ये हो जाएगा रेसिडेंट। ओके, तो आइदर और दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल कर लो, यू आर रेसिडेंट। बट एडिशनल में हम जब आएंगे, ओके, तो एडिशनल में आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या बनोगे, ROR। और इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये है 6-1 और ये है 6-6। और यहां पे क्या होगा कि यहां पे आपको 2 out of 10 यू मस्ट बी रेसिडेंट फॉर 2 out of 10। मतलब 10 पिछले 10 साल में, पिछले कहां से देखेंगे, 10 years preceding the previous year, PPY, 10 year PPY। मतलब क्या, प्रीवियस ईयर है 22-23, एडिशनल कंडीशन में 22-23 कभी देखेंगे ही नहीं। एडिशनल कंडीशन में क्या देंगे, 22-23 से पहले के 10 साल, 21-22 से बैकवर्ड जाओ 10 साल, उस 10 साल में सिर्फ 2 बार आप रेसिडेंट हो गए, तो वहां पे कैसे चेक करना है, वही बेसिक कंडीशन चेक करके। मतलब क्या, 21-22 में बेसिक कंडीशन चेक करना, 2021 में मतलब 10 साल बेसिक कंडीशन चेक करनी। हाँ, और क्या, कई बार तो क्या होगा, ऐसे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख के देख लो 10 साल में 182 और मोर कितने साल में है। अगर 2 साल में भी 182 और मोर हो गए, मतलब वो रेसिडेंट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। आपको सिर्फ चेक करना है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब सर अगर किसी में भी 182 और मोर ना हो तो फिर एवरी ईयर चेक करो सेकेंड कंडीशन, एवरी ईयर 60, 365, 60, 365, 60, 365, 2 साल में आ गए। अभी यहां पे एक बात समझना, ये मैं क्या बोल रहा हूं और आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जब भी एडिशनल कंडीशन करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 इयर्स देखना है। क्यों, कभी कभी 2 आर में क्या करते हो, ओके 22-23 में एक आर आ गया, हाँ अभी 10 साल में 2, अरे वो तो करंट ईयर है, वो आर कैलकुलेट नहीं करना है, उससे पहले के 10 इयर्स में 2 टाइम आर आना चाहिए। वो गलती से 22-23 वाला आर मत ले लेना, ओके, उसका तो स्टेटस चेक करना है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 22-23 से पहले 10 साल चेक करो, इसमें कोई भी 2 साल अगर आप रेसिडेंट हुए ना तो स्टेटस फुलफिल। तो मॉड्यूल में क्या बोलते हैं पता है, मॉड्यूल में ऐसे बोलते हैं, मतलब सीए मॉड्यूल में, कि 10 में से 9 साल आप रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होने चाहिए, उल्टा रिवर्स, ओके। और फिर यहां पे क्या बोलेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वो रिवर्स कर दी फिर अप्लाई किया, मतलब वो मत चेक करना, ठीक है, वो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बट सीएमए के मॉड्यूल में सब सही दिया हो, ओके। और मेरी मेथड भी यही है सालों से। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्लियर है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन आपको क्या करना है, एक बार रेसिडेंट हो गए तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एडिशनल में क्या करोगे, प्रीवियस ईयर 22-23 में रेसिडेंट हो, अभी 21-22 से बैक जाओ 10 साल चेक करो, रेसिडेंट आर एनआर 2 बार आ गए, स्टॉप हो जाओ वहां पे, कंडीशन फुलफिल। बोलो, आउट ऑफ 10 इयर्स किसी भी 2 साल में आर आना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए।
मतलब अभी एक सम मैं यहाँ पे करवाऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 2 साल कैसे कैलकुलेट करना है। बट अभी के लिए याद रख लो कि 10 साल में से कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट होने चाहिए। 2 years यू मस्ट बी रेसिडेंट। 2 से ज्यादा होगा चलेगा। ओके, अब आप बोलोगे पहली बार इंडिया आए तो फिर तो हो गया, किसी भी साल आप रेसिडेंट नहीं होने वाले हैं, तो फिर वहीं पे भी। और यहां पे एक बार एक एडिशनल की एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, दूसरी चेक ही मत करो, क्योंकि आपका स्टेटस हो गया RNR, सिंपल। यहां पे लिखो एंड में क्या होगा, he must be present in India for a period of 730 days or more, 730 days or more in 7 years। years कैसे काउंट करोगे, preceding the previous year। ओके, 7 year कैसे काउंट करोगे, preceding the previous year। मतलब 22-23 से बैक जाओ 7 years, 22-23 के प्रीवियस ईयर से बैक जाओ, मतलब 21-22 से बैक जाना है 7 years। और वो 7 years में टोटल कितना होना चाहिए, 730, डबल द सेकेंड कंडीशन 730। ओके, तो यहां पे अगर ये दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी है, दोनों कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन 6 में फिर से समझा दो, रेसिडेंट इन 2 out of 10 preceding the previous years and he must be present in India or stay in India for a period of 730 days or more in 7 years preceding the previous year। Is that clear? 4 कंडीशन क्लियर है। ओके, ये 4 कंडीशन क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके, फिर से देख लो यहाँ पे 4 कंडीशन। सबसे पहले बेसिक कंडीशन 6(1), सेक्शन क्या है 6(1). 6(1) में बेसिक कंडीशन देखेंगे, 182 और मोर, यस रेसिडेंट। नो, तो फिर हम चेक करेंगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या चेक करना है, 60 days or more in previous year 22-23 and 365 days or more in 4 year preceding the previous year। अगर ये दोनों सेटिस्फाई है तो ओवरऑल कंडीशन 2 सेटिस्फाई, ये हो गया रेसिडेंट। और रेसिडेंट होने के बाद हमें क्या चेक करना है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। इसके लिए सेक्शन 6(6) एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में आपको दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और ये जो दोनों की दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे उसमें हम चेक क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 years। समझ रहे हो, 10 year प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, 7 year प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। 10 years में क्या चेक करना है, कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट हो जाओ, एटलीस्ट 2 out of 10 रेसिडेंट हो जाओ। और वो रेसिडेंट के लिए फिर से आपको चेक करना पड़ेगा उसी साल की कंडीशन 1, उसी साल की कंडीशन 2, 1 2 1 2 व्हाटएवर, एटलीस्ट 1 हो जाएंगे, रेसिडेंट हो जाओगे। और 2 साल के लिए रेसिडेंट हो गए आउट ऑफ 10, कंडीशन फुलफिल। दूसरी एडिशनल कंडीशन 730 डेज स्टे काउंट करना है, 730 डेज इन 7 year प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसका एक प्रैक्टिकल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जहां पे ये चारों कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो बाद में देखेंगे, तो फिर नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। बट उसका लिए भी एक ऑप्शन है जिसमें वो डीम्ड रेसिडेंट होता है। हाँ, तो अभी हमने क्या की है, अभी मैंने आपको कोई एक्सेप्शन नहीं समझाया है। ठीक है, एक्सेप्शन अभी समझने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या समझा है, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर 1 2, फिर हमने एक्सेप्शन को अभी साइड में रखा और सीधा चले गए एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन 1 and 2, एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर आप रेसिडेंट होने चाहिए, और एटलीस्ट 730 डेज आप 7 years में स्टे होना चाहिए, 730 डेज और मोर। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन हो गई तो आपका स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अगर दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई या दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इलस्ट्रेशन 1-3 किया, अभी आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाओ। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाए। बीच में जो भी इलस्ट्रेशन है, एक्सेप्शन सारे मिक्स वाले इलस्ट्रेशन है, वो हम करेंगे बाद। पहले अभी हमारा फोकस यही है, आपको 2 बेसिक कंडीशन 2 एडिशनल। आज का लेक्चर का सिर्फ इतना ही मोटिव है,
आपको दो बेसिक कंडीशन और दो एडिशनल कंडीशन आ जानी चाहिए। ओके चलिए, इलस्ट्रेशन 10, एक्स ऑफ फॉरेन सिटीजन resides in India during the previous year 22-23 for 83 days। प्रीवियस ईयर में कितना स्टे है? 83 डेज। ओके, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले हम क्या करेंगे? 182 डेज और मोर, नो नो नो। सेकेंड कंडीशन 60 डेज और मोर, यस। अभी उससे पहले के 4 साल देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल 378, यस। 365 डेज और मोर, यस। तो यहां पे सेकेंड कंडीशन जो है, वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ऑफ सिक वन फुलफिल हो गई है। वन ऑफ द बेसिक कंडीशन यहां पे एटलीस्ट वन फुलफिल होनी थी। तो इसका स्टेटस ही बिकम्स रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो पहले हमने ये चेक कर लिया कि इसका स्टेटस क्या है। पहले हमने ये चेक कर लिया कि इसका स्टेटस क्या है। तो भाई ये तो रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट हुआ तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? 6 ओके। फर्दर वेदर एक्स इज ऑर्डिनरी और नॉट, ही नीड टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशन लेड डाउन इन 6। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 21 से 22 से लेके अभी देखिए यहां पे मैं कौन सा ईयर कंपेयर कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 22-23। अब यहां पे 21-22 में 22-23 में नहीं जा रहे, उसके पहले के 10 साल में जा रहे। तो यहां पे सारे डेज दिए हुए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा? 67 डेज। 182 और मोर, नो। 60 और मोर, यस। तो अभी मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? ये आप अभी स्टेटस किसका कर रहे हो? 21-22 का। अरे हम 22-23 का कर रहे थे, वो हो गया, वार हो गया। अभी आर के लिए क्या करना पड़ेगा? पिछले 10 साल का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो अभी 21-22 में है आप। 21-22 में आपने चेक किया 60 और मोर, यस। तो अभी प्रीवियस ईयर 21-22 के 4 साल देख लो, 1 2 3 4, 365 डेज और मोर, यस। तो ये रेसिडेंट है वाइट 61C। 61C मतलब जो सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से। फिर यहां पे देखो 15 में तो चेक ही नहीं करना है नॉन रेसिडेंट। या तो फिर एक शॉर्टकट बता दूं मैं आपको, ये 10 साल है उसमें देख लो 310 रेसिडेंट, 265 रेसिडेंट, हो गया बस। अभी क्यों सारे के सारे चेक करो कितने साल, मतलब 10 में से 7 रेसिडेंट हुए? नहीं, हमें क्या चेक करना है? 2 आउट ऑफ 10 एटलीस्ट है कि नहीं है? खत्म। आर यू गेटिंग? अभी हमें क्या चेक करना है? 2 आउट ऑफ 10 तो हो गया। यहां पे ये 2 साल में डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको। 310 265 आर यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब बेसिक वाली। तो फिर ये एडिशनल कंडीशन 2 आउट ऑफ 10 तो हो रहे हैं मिनिमम। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है कितने आउट ऑफ 10 हो रहे हैं। ओके, हमें तो देखना है कंडीशन फुलफिल हो रही, हाँ हो रही। ओके, दूसरी कंडीशन 7 इयर्स, तो 7 इयर्स काउंट करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे किया हुआ है। तो अभी इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो। 1090 डेज, वेरी गुड। तो अभी क्या हो गया? 2 आउट ऑफ 10 भी हो रहा है, 730 और मोर भी हो रहा है, मतलब इसका स्टेटस क्या हो गया? ROR। 6 की कंडीशन नंबर 1 2 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, यहां पे तो 8 आउट ऑफ 10 है। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लिखना है? 2 आउट ऑफ 10 फुलफिल हो रहा है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट 6 प्रेजेंट इंडिया फॉर 730, यहां पे हो रहा है 1090 डेज। ये तो काउंट करोगे ना आप, ऑब्वियसली, यस। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे 6, इसलिए स्टेटस क्या हो जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलिए अभी आपको यहां पे ये सम सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 यहां पे आपको सॉल्व करना है, गिविंग यू 5 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस सम।
आर स्टेटस आ रहा है आपका, रेसिडेंट ऑर्डिनरी आर ओके। अभी देखिए 185 मतलब यहाँ तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये यहाँ पे तो आर हो गया। अभी सेकंड चेक करना है, नहीं करना है, फर्स्ट हो गया तो डन। अभी इससे 10 साल बैक जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ओके। तो आउट ऑफ 10 हो गया बराबर। अभी 730, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक कैलकुलेट करो कितना है। सेवन ईयर्स में, सॉरी ओके 905। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आंसर शॉर्ट में लिखा है, बट दिस इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट द आंसर। अगर डिस्क्रिप्टिव है, एमसीक्यू है तो फिर कैलसी पे कर दो, फटाफट से आंसर दे दो। अगर डिस्क्रिप्टिव है, पर एक बात समझ लेना, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के डिस्क्रिप्टिव के चांसेस बहुत ही कम है। जो पूछेंगे वो सेकंड कैटेगरी में से पूछेंगे। स्टेटस जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो सिंपली उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेंगे डिस्क्रिप्टिव 4 मार्क में, कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्योंकि आपको पूछने वाले सेकंड कैटेगरी आर ओ आर, आर एन ओ आर, एन आर, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, ऐसे करके पूरा सम पूछेंगे। या तो फिर स्कोप में से ही आगे कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन है जो इसमें दिए मैंने, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और रिसेंटली भी जितने पूछे हुए हैं इंक्लूडिंग आरटीपी सब लिए हुए हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 बार ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। हाँ, तो आप बता दो कि ये 2 साल में हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई एटलीस्ट 2 हो रहा है, आर आर तो हो गया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? तो यहां पे अगर आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो आर ओ आर, अदरवाइज एन ओ आर। और अगर नो हुआ, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, अगर आप यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो तो एक कंसेप्ट आता है, और वो कंसेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया, वाइट सेक्शन 6(1)(a). न्यू कंसेप्ट निकाला 2 साल पहले, डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट। ये क्या है? C28। और जब अमेंडमेंट आया था तब तो नहीं पूछा था, बट अमेंडमेंट के नेक्स्ट ईयर में दोनों अटेम्प्ट में आपको ये पूछ लिया, ओके, डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट। और इतना डिटेल में जाके, मतलब नहीं आरटीपी में कि एमटीपी में आया था डिटेल में, बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम में तो शायद उसका एक छोटा सा पॉइंट पूछा था, बाकी तो जनरल पूछा था, बट आरटीपी में है, ओके, रिसेंट, तो इट माइट इंक्लूड इन योर एग्जाम टू, ओके। तो पहले ये समझ में आ गया। अभी भी मैंने एक्सेप्शन नहीं करवाया, एक्सेप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई कर लो, रेसिडेंट हो जाओगे। 6 एडिशनल कंडीशन देख लो, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आरओआर हो जाओगे, नहीं तो आरएनओआर। अभी कई बार गलती में आप क्या कर देते हो, मतलब ऐसा भी मैंने आंसर में देखा है, ओके। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। मतलब पहले आपने बोल दिया रेसिडेंट 1 और 2 आइदर और सेटिस्फाइड, फिर चेक कर दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं रहे, नॉन रेसिडेंट। अरे रेसिडेंट है इसीलिए तो वहां पे गए, अभी दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कहां से हो गए? आर यू गेटिंग इट? रेसिडेंट है इसीलिए तो आप एडिशनल चेक कर रहे हो। अभी एडिशनल का आउटकम अगर नेगेटिव आ रहा है तो नॉन रेसिडेंट नहीं हो जाओगे ना आप। आरएनओआर, आरओआर या आरएनओआर, नॉन रेसिडेंट कहां से आ गया? ओके, मतलब हैपेजार्डली कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मान लीजिए दोनों सेटिस्फाई नहीं है बेसिक में, आरएनओआर में मतलब एडिशनल में सेटिस्फाई नहीं है तो फिर तो आरएनओआर हुआ, बट बेसिक में ही सेटिस्फाई नहीं है, ना ही आप फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, ना ही आप सेकंड फुलफिल कर रहे हो, तो स्टेटस हो जाना चाहिए नॉन रेसिडेंट। बट
वो नॉन रेसिडेंट का स्टेटस चेक करने के पहले आपको एक चेक करना पड़ेगा कि चलिए मान लीजिए ये सब आपको 6(1) में दिया है, ये आपको 6(1) में दिया है कि रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, और वहां की कंडीशन के हिसाब से आप रेसिडेंट नहीं हो तो फिर नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। नहीं, आपको एक ये भी चेक करनी है 6(1) है। इनकम टैक्स में ये जो डिमिंग वाला प्रोविजन है ना, वो सब जगह परेशान करता है। मतलब नॉर्मली नहीं हो, फिर बोलेंगे डीम में हो, डीम में हो, ओके, डीम्ड इनकम, डीम्ड ओनरशिप, ओके, डीम्ड रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब वैसे तो आपका स्टेटस जो है वो नॉन रेसिडेंट वाला है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो। बट अगर आप डीम्ड रेसिडेंट हो 6(1) के हिसाब से तो फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर आप डीम्ड रेसिडेंट नहीं हो तो फिर नॉन रेसिडेंट। ये क्या बात हुई? तो पहले तो ये डीम्ड रेसिडेंट है क्या, तो चलो डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट भी मैं आज करवा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्या है, इधर उधर जाएंगे, ओके, 1-2 लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, ओके। तो जो कनेक्टिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्पेशल प्रोविजन डीम्ड रेसिडेंट वाइड सेक्शन 6(1)(a). इंडिविजुअल, तो पहले तो ये डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट ओनली एंड ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल ओनली। ये एक बात जो होती है ना, वो भी आपको याद रखनी होती है, ये सिर्फ इसको एप्लीकेबल है। क्योंकि हम क्या करते हैं, वो नहीं है फिर भी उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं। प्रोविजन याद रह जाती है, किसको एप्लीकेबल है वो याद नहीं रहता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल को है, ये सिर्फ रेसिडेंट को है, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को है, ओके। फिर आप सभी के लिए 87 है, सबके लिए है, सब ले जाओ रिपीट। फिर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए सबको देना है, ओके। तो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको ही बेनिफिट देना है, उसको। आप ये वजह से खैरत के थे बांट, तो सब ले जाओ, सब ले जाओ, सबको देना है बेनिफिट, ओके। नॉन रेसिडेंट आप भी आ जाओ, नॉन रेसिडेंट को भी दे देते हैं बेनिफिट। हम भी देखते नहीं है रेसिडेंट को है, नॉन रेसिडेंट, नॉन कोई भी हो, हमारे लिए तो सब इक्वल है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन, एक और कंडीशन, इंडिविजुअल भी होना चाहिए और इंडियन सिटीजन। मतलब फॉरेन सिटीजन हुआ तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली हट गई। इंडियन सिटीजन, अभी सिटीजनशिप यहां पे कंसर्न है। वैसे तो सिटीजनशिप का लेना देना रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ नहीं है, बट कुछ कुछ प्रोविजन में आपको बोलूंगी ये प्रोविजन सिर्फ इंडियन सिटीजन को एप्लीकेबल है, उसके लिए यूज करना है इंडियन सिटीजन को, समझ रहे हो। बाकी ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन है तो रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन नहीं है तो नॉन रेसिडेंट, नॉट लाइक दैट, बट यूज हो सकता है इंडियन सिटीजन का। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, यस, इंडियन सिटीजन हो, हाँ, और आपने ना ही बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई की है ना ही बेसिक कंडीशन 2, क्यों भाई? अरे कर ली है तो फिर रेसिडेंट हो गया वहां पे, यहां पे डीम क्यों करोगे? एक्चुअल में रेसिडेंट हो तो बोलोगे डीम डीम नहीं, वहां पे रेसिडेंट है तो फिर यहां पे चेक क्यों करोगे? समझ रहे हो। तो यहां पे चेक हम तब करेंगे जब वहां पे नॉन रेसिडेंट है, मतलब आप दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो एक तो आप इंडिविजुअल हो, कंडीशन 1, अभी ये कंडीशन बनती जा रही है, कंडीशन 1 आप कौन हो? इंडिविजुअल। कंडीशन नंबर 2 आप कौन हो? इंडियन सिटीजन। कंडीशन नंबर 3 आपने दोनों में से दोनों बेसिक कंडीशन 182 60 डेज फुलफिल नहीं की है। और कंडीशन नंबर 4 अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, तो आपके फॉरेन सोर्सेस को छोड़ दे, मतलब सीधा सीधा बोलो ना इंडियन सोर्स, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, ओके। कई बार ये लोग भी उल्टा देते हैं, अदर देन फॉरेन सोर्सेस, तो सीधा बोलो इंडियन सोर्स, ओके। फॉरेन सोर्सेस के अलावा अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आप क्या हो जाओगे? डीम्ड रेसिडेंट। मतलब क्या? एक आप इंडिविजुअल हो, दूसरा आप इंडियन सिटीजन हो, तीसरा आप 6(1) की
बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो। और फोर्थ वन, आपका जो इंडियन सोर्सेज है उससे इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब ये क्यों प्रोविजन लेके आए समझ में नहीं आया। अरे भाई आप फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया में 15 लाख से ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हो, फिर तो बनता है कि आप रेसिडेंट हो। मतलब वहां पे बैठे बैठे आप यहां पे अर्न कर रहे हो, तो यहां पे नहीं आ रहे हो, फिजिकली आप यहां पे नहीं हो, बट आपका प्रेजेंस इनकम में इतना ज्यादा है कि हमें आपको रेसिडेंट मानना पड़ा कि आपके फॉरेन सोर्सेज भूल जाओ। फॉरेन में आपके करोड़ों की इनकम हो सकती है, हम फॉरेन सोर्सेज में नहीं पढ़ रहे कि आपकी वहां की इनकम लेट इट बी। बट अगर आप इंडिया में 15 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम अर्न कर रहे हो, तो भले ही आपका फिजिकल प्रेजेंस ना हो इंडिया में, फिर भी आपका प्रेजेंस इंडिया में मान लेंगे डीम्ड रेसिडेंट। और एक और बात, अगर कोई डीम्ड रेसिडेंट हो जाता है, पहले ये डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट समझ में आया, किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडियन सिटीजन। ओके, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन जिसने 6(1) की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है और जिसका इंडियन सोर्स 15 लाख से ज्यादा इनकम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट। अभी एक और बात, जो पर्सन 60 डेज भी इंडिया नहीं आता है, लॉजिकली स्पीकिंग, जो पर्सन 60 डेज भी इंडिया नहीं आता है, क्यों? अरे 60 डेज आएगा तो सेकेंड कंडीशन 365 डेज फुलफिल हो जाएगी, नो रेसिडेंट हो जाएगा ना। हाँ, तो उसके लिए 10 साल 7 साल वाली कंडीशन क्यों रखते हो भाई? इसलिए यहां पे हमने क्या बोल दिया, अगर आप डीम्ड रेसिडेंट हो 6(1) है, तो अभी आपको एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी है, आप RNOR। अगर आप डीम्ड रेसिडेंट हो तो आप क्या हो जाओगे? अभी देखिए यहां पे फिर से समझाता हूं मैं आपको। पहले फर्स्ट सेकंड में से दोनों आप फुलफिल नहीं किए, तो यहां पे क्या आया? नो। ना ही आपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल की, ना ही आपने सेकंड कंडीशन फुलफिल, नो। तो फिर हम चेक करेंगे कि डीम्ड रेसिडेंट 6(1) है, डीम्ड रेसिडेंट 6(1) के लिए 4 कंडीशन, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन 6(1) की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, और आपके इंडियन सोर्स, मतलब वहां पे लिखना अदर देन फॉरेन सोर्स, इन्होंने बोला अदर देन फॉरेन सोर्स, तो हम भी लिखेंगे अदर देन फॉरेन सोर्स, 15 लाख से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो आप हो गए डीम्ड रेसिडेंट। और अगर आप डीम्ड रेसिडेंट हो तो फिर आपको यहां से फिर वापस वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप डीम्ड रेसिडेंट हो गए, अभी आप एडिशनल कंडीशन चेक करो, ऐसा मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि यहां पे आपको चेक ही नहीं करना है, यहां पे सीधे आप क्या हो जाओगे? RN। मतलब डीम्ड रेसिडेंट में स्टेटस क्या हो जाएगा? डीम्ड रेसिडेंट फुलफिल हुआ, RNOR हो गया, उसमें दोनों एडिशनल कंडीशन चेक ही नहीं करनी है। 618 डीम्ड रेसिडेंट हुआ तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वैसे भी ऑटोमेटिकली आप R हो, वैसे ही ऑटोमेटिकली आप RNOR हो गए। समझ रहे हो? क्योंकि वो नॉर्मल इंडिया में आता नहीं, अभी उसको बोलेंगे 10 साल में आपका स्टेटस क्या है, वो बोलेंगे नॉन रेसिडेंट है, 730 डेज नहीं है, कभी आते नहीं है, तो वैसे भी RNOR होने वाला है, क्यों चेक करना? इसलिए उन्होंने प्रोविजन में दे दिया RNOR। हाँ बोलो। नो कंपलसरी, ये सब कंडीशन कंपलसरी है, बाई चॉइस मुझे डीम्ड रेसिडेंट नहीं बनना है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप फॉरेन में हो, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, आपका स्टेटस हो गया RNOR, इंडिविजुअल, कंपलसरी, फिर तो आपको RNOR के हिसाब से, और ये RNOR का कंसेप्ट क्यों आया उसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लेके आए। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो वहां पे बैठे बैठे यहाँ पे ऑन करते हैं, बोलते हैं हम नॉन रेसिडेंट है। ओके, अभी वैसे तो ठीक है, आप यहाँ पे अर्न कर रहे हो तो सोर्स के हिसाब से तो आपको टैक्स होने वाला है, बट आपकी फॉरेन इनकम जो बिजनेस यहां से कंट्रोल हो रहा है उस इनकम पे इंपैक्ट होगी, और उसी इनकम को टैक्स करने के लिए ये स्पेशल प्रोविजन लेके आए हैं। तो उसका लॉजिक मैं समझाऊंगा आगे सेक्शन 5 में, ठीक है? अगर नो हुआ तो NR। तो फाइनली हमने 4 कंडीशन कर ली, 2 बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल कर लो, रेसिडेंट हो गए।
अगर आप रेसिडेंट हो तो दो एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल कर दी, ROR। दोनों फुलफिल नहीं हुई, RNOR। अगर दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो चेक करो डीम रेसिडेंट सेक्शन 6(1)A और 6(1)A में इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन 6(1) की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की है और अदर देन फॉरेन सोर्सेज आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सीडिंग 15 लाख। और अगर ये है तो फिर आप डीम्ड रेसिडेंट हो जाओगे। और अगर आप डीम्ड रेसिडेंट हो गए तो आपका स्टेटस हो जाएगा, फिर एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी है, RNOR। और अगर डीम भी नहीं हो, ना ही दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ना ही आप डीम्ड रेसिडेंट हो, फिर जाके आप हो गए नॉन रेसिडेंट। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट? अभी ये डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट हम बाद में करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल सम हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए 4 कंडीशन और ये कंसेप्ट इतना क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम एक्सेप्शंस देखेंगे, फिर आगे पूरा प्रोविजन करेंगे इंडिविजुअल का ओवरऑल टैक्सेशन, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, इज दैट क्लियर? सिट फॉर टुडे।